गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सिलेक्टिव न्यूज़ है बट है बहुत मज़ेदार, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आ रही है, GSLV F10 फेल्स टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल आप देख रहे हो कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कई जगहों पर पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। तो इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक सोचा क्यों ना हम एक सैटेलाइट जो है वो बाहर भेजें और उस सैटेलाइट से क्या करेंगे कि पृथ्वी पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी हम तस्वीरों को रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ किस लेवल का पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ वॉल्केनोज जो हैं वो फट रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को करने के लिए हम एक सैटेलाइट भेजना चाह रहे थे ऑर्बिट पे, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा और हम उन्हें अपने तरीके से क्या करेंगे, उसका यूटिलाइज़ करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। जब ये सैटेलाइट भेजा जा रहा था जिसका नाम है GSLV, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जब भेजा गया ऑर्बिट के अंदर तो दोस्तों ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया, यानी अनसक्सेसफुल रहा। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, टेक्निकल होते हैं। आप जानते हो जब ये ऊपर जाता है तो इसके जो फ्यूल होते हैं उसमें कई टाइप की गैसेस होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता और घटता रहता है तो हमें उस फॉर्म को भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारी बाइकों में जैसे पेट्रोल डाला जाता है और वो पेट्रोल जो है पूरी जगह काम करता है, चाहे पहाड़ियों या कहीं भी हो, ऐसा नहीं होता। वो पेट्रोल भी जमना शुरू हो जाता है, इसके बाद आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, फिर आप किक वगैरह मारते हो, स्कूटर में तो लिटा दिया जाता था। कुछ ऐसी सैटेलाइट्स के साथ होता है। ये जब ऊपर जाती है तो यहाँ भी टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। वैसे तो टेम्परेचर नेगेटिव ही होता है, अब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, जिसके चलते जो सैटेलाइट मिशन है वो फेल हो जाता है। कुछ हमारे भारत के इसरो के साथ भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिला, जिसके चलते हमारा GSLV F10 जो है वो क्या हो गया, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। बट कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम और इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है किन्नौर लैंड स्लाइड। यहाँ पर क्या है आप जानते हो, जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर आपने सुना होगा लैंडस्लाइड की एक प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों इस न्यूज़पेपर में 3 जगहों पर ये न्यूज़ कवर की गई है, मैं तीनों को कवर करते हुए चलूँगा। फिलहाल अभी आपको बता दूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते कई सारे लोग मलबे के अंदर दबे हुए, कई सारी जाने हुए। जनरली जो हिली एरियाज़ हैं उनमें ये चीज़ें देखने के लिए आमतौर पर मिलती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं हुई है, मतलब ये चीज़ें जनरली होती रहती हैं। बट आप इसके रूट कॉज पर जाओ, आखिर रीज़न क्यों होता है। मतलब खड़े खड़े कोई चट्टान थोड़ी गिर जाएगी, कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। रीज़न होता है इकोलॉजिकल इफेक्ट। इकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि अगर हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ कोई खिलवाड़ करते हैं तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट हमको ही देखने को मिलता है। जैसे अगर हम हिली एरियाज़ में बड़े बड़े मकान बनाएंगे, जैसे होटल्स वगैरह है, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो चट्टानें हैं उनके खिसकने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर एक भी चट्टान खिसक गई तो समझ लो कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड उसके अंदर आएगा और उसके अंदर आप बच जाओगे, मान लो आप ऊपर हो, बट नीचे जितने भी गाँव जितने भी होटल्स वगैरह है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पहाड़ में ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो नीचे आते आते उसका वेट, हाइट सब कुछ बढ़ जाता है और समझो उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इन चीज़ों को लेकर बोला गया है कि आखिर इस इम्पैक्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दूर करने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि भाई अपने पास जो तरीके होते हैं कंस्ट्रक्शन करने के हिली एरियाज़ में, उन तरीकों को अपनाओ और कम से कम कंस्ट्रक्शन करो, जिससे उनका इकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बचा रहे और ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो यही सारी चीज़ें इसमें न्यूज़ के अंदर दे रखी हैं। इसके अंदर अभी हम एडिटोरियल पार्ट भी कवर करेंगे जो इसी चीज़ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपको बताने लायक हो। ये सारी आपकी लोकल न्यूज़ टाइप हैं जो हमारा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है, वो ये कि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस, दिल्ली क्या मतलब पूरे मैं वर्ल्ड इंडिया की बात करूँगा, ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई। खासतौर पे दिल्ली इसलिए चर्चाओं में आ जाती है बिकॉज दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, कई सारे मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं वो दिल्ली में अवेलेबल है। तो लोग अपने इलाज को करवाने के लिए अलग अलग स्टेट से दिल्ली के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली का जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हिल जाता है और इस पॉपुलेशन को सही हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल पाती है। तो हॉस्पिटल्स के ऊपर एक बर्डन पड़ गया था सप्लाई को लेकर, किसकी, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। तो देखा गया कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई की या शॉर्टेज की वजह से कई सारी डेथ देखने को मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को समझानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को समझनी चाहिए और उनको अपने लेवल पे चीज़ों को करनी चाहिए। जबकि आप अच्छे से जानते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसके लिए सेंटर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया ने, जो हमारे कह सकते हो चीफ मिनिस्टर के नीचे जो गद्दी होती है, यानी ये आप क्या बोलते हैं, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी,
सॉरी मुझे याद ही नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उसे, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो प्रेसिडेंट होता है ना, एक पोस्ट नीचे होता है। तो ये जो है ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हिंदी में इसे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया और उस रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के अंदर ऐसे कितने सारे केसेस हुए हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई है और उसके चलते कई सारी डेथ हुई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं हो रही है। वो कह रही है उसकी वजह से कोई डेथ नहीं हुई, जबकि आप सच्चाई जानते हो, आप लोगों को पता है, हो सकता है आपके घर में या आपके रिश्तेदार में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पीड़ित होगा, जिसको सिलेंडर ना मिल गया, ऐसे डेथ हुई होगी। तो इस बात को लेकर रिपोर्ट जो है वो सिसोदिया ने सबमिट की है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चीज़ चल रही है, माना थोड़ा सा लोकल स्टेट लेवल की न्यूज़ है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। इसके बाद और आगे देखते हैं। यहाँ पर राजस्थान में स्कूल्स और कॉलेज को रीओपन करने की बात की जा रही है। जो सीएम अशोक गहलोत है वो ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से पढ़ाई डाउनफॉल में जा रही है ये दोबारा ना हो, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, तो चलो स्कूल को रीओपन कर दिया जाए। दोस्तों आप लोग भी क्या कह रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से अभी इस टाइम पर स्कूल्स वगैरह ओपन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी अभी कुछ ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मुझे एडिटोरियल पार्ट पे स्विच होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हम एडिटोरियल पार्ट पर आ गए। यहाँ पर सबसे पहला एडिटोरियल पार्ट जो देखा है वो है स्क्वायरिंग अप टू इंडियन एजुकेशन इमरजेंसी। क्या बोला गया है, आप जानते हैं कि अभी इस टाइम हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा है। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का मतलब है कि एजुकेशन सेक्टर में देखा जा रहा है कि डाउनफॉल आ रहा है। रीज़न बच्चों की एक्टिविटीज़ ही बंद होगी, बच्चे भूल चुके हैं स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ होनी है, वो घर पे बैठे रहते हैं। घर पे बैठ के ना एक लेवल तक ही पढ़ाई हो पाती है। आप जब तक फिजिकल मूवमेंट नहीं करोगे ना आने जाने का, तब तक आप कह लो दिमाग शरीर वो चुस्त तो आपका नहीं रहेगा। इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई और कहा गया है आखिर कोविड-19 की इस पैंडेमिक के चलते हम किस तरह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर दोबारा से रिफॉर्म लेकर आएँ, ताकि जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और जो बच्चों के ऊपर जो इसका प्रेशर पड़ा है अपना खासतौर पर एजुकेशन को लेकर, इस प्रेशर को रिमूव किया जा सके। इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है और ये एडिटोरियल उसी पार्ट पर डिपेंड है। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा, प्लीज़ इसकी एक एक लाइन पढ़ लेना। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका क्रक्स बता दिया बस। यहाँ पर है अनदर वार्मिंग लैंड स्लिप्स इन हिमाचल प्रदेश पॉइंट टू नीड अ न्यू डेवलपमेंट पैराडिग्म। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर हिमाचल को लेकर बात बोली गई कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौर जो जिला है, वहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 14 लोगों की जान चली गई और अभी भी कंफर्म नहीं है कि कितने लोग मलबे के अंदर अभी भी दबे हुए हैं और कितने लोगों की जान चलेगी, जिसके चलते नेशनल हाईवे नंबर 5 को बंद करना पड़ा। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, उन्होंने बोला है कि अभी भी 60 लोग जो हैं वो अभी वहाँ पर मिसिंग है, जिस बात को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। अब यहाँ पर बात ये होती है आखिर ये जो पैंडेमिक है ये बार बार हिमालय स्टेट में क्यों देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको रीज़न बताया, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन ही इतनी ज़्यादा करने लगते हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है, ये नहीं देखते कि उसका इकोनॉमी पर इकोलॉजिकल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कंपोजिशन है चीज़ों का वो बिगड़ जाएगा, जिसके चलते नेचुरल डिजास्टर बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये एडिटोरियल भी आप पढ़ लेना, ये इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है। इसका एक एडिटोरियल है आई इन द स्काई। दोस्तों ये इसरो के ऊपर बनाए गए। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इनकी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV FV10 वो क्या होगी, हमारी क्रैश हो गई। क्रैश क्या हो गई मतलब वो सैटेलाइट हम भेजने वाले थे, बट वो किसी रीज़न की वजह से वो सैटेलाइट मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया इस एडिटोरियल में कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दुनिया के सामने इस बात को रखो, आप ये मत शर्माओ, आपको ये रिग्रेट फील मत करो कि आपकी जो सैटेलाइट है वो लॉन्चिंग पैड पर जाने से पहले ही ख़राब हो गई या लॉन्चिंग पैड के जाने के बाद रॉकेट ब्लास्ट हो गया। ये चीज़ें जनरली चलती रहती हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती रहती हैं, हम रिसर्च ही तो कर रहे हैं। अगर हम उसमें फेल भी हो गए तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आपको दुनिया के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारी फेलियर के पीछे क्या रीज़न है, ताकि दूसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को पता चले कि हाँ इन्होंने ऐसी गलती की थी, इसकी वजह से ये रिजल्ट निकला, ताकि उनका रिसर्च प्रोग्राम अच्छे से हो पाए। तो इन चीज़ों को लेकर बोला गया कि आपको क्या करना है, खुल्लम खुला क्रिटिसाइज करना है और अपनी बातों को सामने रखना है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एडिटोरियल इस बात को लेकर बोलता है। इसका यहाँ पर एक चौथा एडिटोरियल जो कि बोलता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, सॉरी यहाँ पर देखो पता है ये एडिटोरियल क्या बोलता है। आप जानते हो मानसून सेशन अब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस मानसून सेशन के अंदर जो MP MLA ये प्रेजेंट ही नहीं होते, मतलब कहते हैं ना फ्री की सैलरी जिन्हें मिलती है, ये उनमें से कुछ है ही क्या। कहा गया जैसे 100 घंटे अगर पार्लियामेंट में दिए जाते हैं तो उन 100 घंटे में से सिर्फ 29 घंटे ही हमारे यहाँ पर सही तरीके से काम हुआ है, बाकी लोग प्रेजेंट ही नहीं थे वहाँ पे। दोस्तों ऐसा भी देखने को मिला कि पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है, बिल चल रहा है और जो मिनिस्टर उस बिल को बोल रहे हैं बस उन्होंने बोला और बिल पास हो गया।
मतलब कोई अपोजिशन लीडर में बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब तो गायब है वहाँ पर। जो एक आधे हैं वो क्यों बोले उन चीज़ों को लेकर। मतलब ऐसी इररिस्पॉन्सिबल चीज़ें इस बार मानसून सत्र के अंदर देखने को मिली जो आज से इससे पहले इतनी देखने को नहीं मिली। हाँ, हमने देखा कि कई सारे MP MLAs हैं जो नहीं प्रेजेंट होते, बट उनके खिलाफ भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि आपको जो ड्यूटी दी गई है, सिर्फ आपने कुर्सी जीत ली और बस इस बात को लेकर आप अपना घर पे बैठे, उससे क्या फ़ायदा। कुर्सी जीती तो कुर्सी के लिए काम नहीं करोगे क्या, उस कुर्सी पे बैठोगे नहीं जाके क्या, प्रेजेंट ही नहीं लगाओगे अपनी। ये चीज़ें हमारे लीडर्स को सोचनी चाहिए कि जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, जिनको इतना बड़ा बाहर दिया हो, वो घर पे बैठे क्या कर रहे हैं, या वो बाहर घूमने क्यों गए। आपको जाना है तो अपना मानसून सत्र करके जाओ ना, आपको इतनी छुट्टियां मिलती हैं, आप उसमें जाओ। तो यही बात इसमें बोली कि जो ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन होती है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, इसके अंदर इतने सारे बिल पास हुए, किसी अपोजिशन लीडर ने इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं बोली, कोई चेंजेस नहीं बोले गए, और सबसे बड़ी बात भाई साहब प्रेजेंट ही नहीं हुए। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 29% जो MP MLAs है वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। बहुत शेम वाली बात है हमारे इंडियन पॉलिटी को लेकर कि इस टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, इसके बाद और हम आगे चलते हैं। इसमें तो ये ओलंपिक्स वगैरह स्पोर्ट्स को लेकर न्यूज़ आ गई। अब मुझे लगता है कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए किसके ऊपर, अपने बिजनेस सेक्शन की ओर। बिजनेस सेक्शन में आज कोई खास न्यूज़ नहीं, मैं पहले से आपको बता देता हूँ, बिजनेस सेक्शन में कोई भी खास न्यूज़ इसमें नहीं है। चलो फिर भी मैं बिजनेस सेक्शन को क्लियर कर देता हूँ। चलो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं बताऊँ तो जो हमारे पीयूष गोयल है, ठीक है, ये पीयूष गोयल जो है ये हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है हमारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उसको संभालने का काम करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि जैसे ग्लोबल पेंडेमिक के चलते कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डाउनफॉल में आ गई, तो उनको रिवाइव करने के लिए हम नई नई स्कीम्स लेकर आएंगे ताकि उन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर पाएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लेवल को, नेशनल इनकम के लेवल को और GDP के लेवल को वो बढ़ाएं। ये पॉइंट इस चीज़ को लेकर बोला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास इस जगह पर। यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल और स्टेट में आपस में लड़ाई चलती रहती है GST को लेकर। खासतौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ IGST को लेकर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर। यहाँ पर IGST में मुद्दा ये उठता है कि ये जो टैक्स है वो 2 स्टेट में से कौन सी स्टेट को मिलेगा और कितना % मिलेगा, क्योंकि CGST IGST में तो हमें फिक्स है कि भाई आधा उधर मिलना है आधा इधर मिलना है, बट IGST में ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर बात बोली गई है कि सेंट्रल ने बोला है कि जितने भी ड्यूज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से आपको देगी, लेकिन आप आपस में मत लड़ो, क्योंकि GST का मैकेनिज्म इतना सिंप्लीफाई तरीके से बनाया गया है। आप अगर ऐसा करोगे तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ें होंगी, तो ऐसा प्लीज़ मत करो। यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर टॉप कौन कौन सी आज की डेट में 50 कंपनी आती है, तो आपको बता दूं मैं, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लाइफ, डॉक्टर रेड्डी लाइफ, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, GSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री फार्मा, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मोटर, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो, ये सारी हमारी टॉप 50 कंपनीज है। और अगर मैं बात करूँ HDR में टोटल 5 करेंसीज आती है, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। तो यहाँ पर आज का हमारा एडिटोरियल पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और कोई चीज़ अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहते हो तो प्लीज़ अपने सुझाव हमें देते रहना ताकि हम उन चीज़ों पर काम कर सकें। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।